हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी के जीवन के बारे में जानेंगे जो कि क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक कवि, लेखक और विचारशील व्यक्ति भी थे। और उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। तो काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन काकोरी की उस ऐतिहासिक घटना के पीछे जिस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी वह थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो आज के इस वीडियो में हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी और अंत में अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन को शुरुआत से समझेंगे। हम जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका परिवार कैसा था, बचपन कैसा रहा और उनके अंदर देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई, आर्य समाज का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर था और इनकी माता का नाम मूलमती था। इनके परिवार में धार्मिक और नैतिक संस्कारों का काफ़ी प्रभाव था। बचपन से ही राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने परिवार से अनुशासन, मेहनत और अच्छे संस्कार सीखे। लेकिन उनके जीवन में आगे चलकर ऐसे कई अनुभव आए जिन्होंने उनके विचार को पूरी तरह बदल दिया। अब हम उनके परिवार और उनके माता पिता की बात करते हैं। अब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके परिवार और बचपन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की माता मूलमती धार्मिक और दृढ़ स्वभाव की महिला थी। उनका अपने बेटे के जीवन पर गहरा प्रभाव था। माता से उन्होंने नैतिकता, साहस और आत्मविश्वास जैसे गुण मिले। वहीं उनके पिता मुरलीधर भी अनुशासन को महत्व देते थे। राम प्रसाद जी का बचपन सामान्य बच्चों की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनमें पढ़ने, लिखने और नई चीज़ें सीखने की रुचि बढ़ने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शाहजहांपुर में ही प्राप्त की। बचपन में उनका स्वभाव बहुत चंचल था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके अंदर अध्ययन और विचार करने की रुचि विकसित हुई। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी अध्ययन किया। बाद में उन्हें संस्कृत और अन्य विषयों में भी रुचि हुई। भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ बनने लगी। यही कारण था कि आगे चलकर वे केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक और कवि भी बने। राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व की एक खास बात यह है कि उनके अंदर साहित्य के प्रति गहरी रुचि थी। वे कविताएं लिखते थे। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, स्वतंत्रता, साहस और बलिदान की भावना दिखाई देती थी। साहित्य लोगों के विचार बदल सकता है और समाज में जागरूकता पैदा कर सकता है। इसी कारण उनकी कविताएं और लेख युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने का माध्यम बने। उनकी लेखनी में जोश था और उनके शब्दों में स्वतंत्रता की इच्छा दिखाई देती थी। यदि हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम की बात करें तो राम प्रसाद के नाम के साथ जुड़ा हुआ बिस्मिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बिस्मिल को अपने उपनाम के रूप में अपनाया। बिस्मिल शब्द का अर्थ सामान्य रूप से घायल या व्यथित के भाव से जुड़ा हुआ शब्द माना जाता है। वे इसी नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे और आगे चलकर पूरी दुनिया उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानने लगी। उनका यह नाम उनकी साहित्यिक पहचान भी बन गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उनके जीवन के उस हिस्से पर जिसने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया, और यह था आर्य समाज। युवा अवस्था में राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के विचारों से प्रभावित हुए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज सामाजिक सुधार, शिक्षा, आत्मसम्मान और वैदिक विचारों पर जोर देता था। राम प्रसाद बिस्मिल ने इन विचारों को अपने जीवन में अपनाया। उनके अंदर आत्मसम्मान और समाज के लिए कुछ करने की भावना और मजबूत हुई। आर्य समाज से जुड़े वातावरण ने उनके विचारों को नई दिशा भी दी। उस समय की देश की स्थिति की बात करें तो उन पर क्या प्रभाव था। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। भारतीयों को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेज सरकार भारतीयों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कठोर नीतियां अपनाती थी। देश के कई हिस्सों में लोगों के अंदर अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं। देश के युवा स्वतंत्रता और स्वाभिमान की बातें करने लगे। इन परिस्थितियों का प्रभाव राम प्रसाद बिस्मिल पर भी पड़ा।
उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा, क्या भारत हमेशा अंग्रेजों का गुलाम बना रहेगा? और धीरे धीरे उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का विचार मजबूत होता गया। राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनका सामान्य जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वे केवल देश की स्थिति के बारे में सोचने तक सीमित नहीं रहते थे, वे स्वयं कुछ करना चाहते थे। उन्होंने देशभक्ति से जुड़ी किताबें पढ़ी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बारे में जाना। क्रांतिकारी साहित्य ने उनके विचारों को प्रभावित किया। अब उनके मन में यह विश्वास बनने लगा था कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। यही सोच उन्हें धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन की ओर ले गई। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआती महत्वपूर्ण घटनाओं में मैनपुरी षड्यंत्र का नाम आता है। यह घटना 1918 से जुड़ी हुई है। उस समय बिस्मिल और उनके कुछ साथियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संगठन बनाने और साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन का विरोध करना और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करना था। इस गतिविधि के कारण अंग्रेज सरकार की नज़र उन पर पड़ गई। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन बिस्मिल अंग्रेज सरकार के हाथ नहीं आए और कुछ समय तक भूमिगत रहे। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वे अंग्रेज सरकार की नज़र में आ चुके थे। जब कोई व्यक्ति अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होता था तो उसका सामान्य जीवन बहुत कठिन हो जाता था। राम प्रसाद बिस्मिल को भी कई बार अपना स्थान बदलना पड़ा। उन्हें सावधानी से रहना पड़ता था, अपने साथियों से गुप्त रूप से संपर्क रखते थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसले को कम नहीं किया, बल्कि उनका संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने तय कर लिया था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। बिस्मिल जी धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करने से स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसके लिए एक मजबूत और संगठित क्रांतिकारी संगठन की आवश्यकता थी। ऐसा संगठन जिसमें देश के युवा शामिल हो, ऐसा संगठन जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर सके। यही विचार आगे चलकर उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की नींव बने। राम प्रसाद बिस्मिल जी के व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में कई अलग अलग गुण। साहसी थे, अनुशासित, अच्छे लेखक, कवि, संगठन बनाने की क्षमता रखते थे, अपने साथियों पर विश्वास करते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हर युवा को अपने देश के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल की रचनाओं और उनके जीवन में युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश दिखाई देता है। वे युवाओं को कमज़ोर या निष्क्रिय दिखाना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि युवा अपने देश और समाज के प्रति जागरूक हो, शिक्षा प्राप्त करें, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। यही विचार आगे चलकर उनके क्रांतिकारी संगठन के काम में भी दिखाई दिए। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी संगठन की बनाने की सोच की। बिस्मिल जी समझ चुके थे कि केवल व्यक्तिगत साहस से अंग्रेज शासन को चुनौती देना आसान नहीं होगा। ज़रूरत थी एक मजबूत संगठन की, समर्पित युवाओं की, एक स्पष्ट उद्देश्य की और ऐसे साथियों की जिन पर भरोसा किया जा सके। इसी सोच के साथ बिस्मिल ने दूसरे क्रांतिकारियों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। वे युवाओं को देश की स्थिति के बारे में बताते और उन्हें स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते। उनकी कोशिश थी कि अलग अलग जगहों पर सक्रिय क्रांतिकारियों को एक मंच पर लाया जाए। अब देश में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में भारतीयों के विशेषकर युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। राम प्रसाद बिस्मिल भी राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों से जुड़े हुए थे, लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी फैसले से अनेक युवाओं को निराशा हुई। बिस्मिल जी भी यह मानने लगे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अब क्रांतिकारी आंदोलन को एक मजबूत संगठन के रूप में आगे बढ़ाना जरूरी है। असहयोग आंदोलन के बाद देश के कई युवाओं के सामने यह सवाल था, अब आगे क्या किया जाए। कुछ युवाओं ने कांग्रेस के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का रास्ता चुना, लेकिन कुछ युवाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राम प्रसाद बिस्मिल इसी दूसरे रास्ते पर आगे बढ़े। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत बदला लेना नहीं था, वे भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराना चाहते थे। उनका मानना था कि एक संगठित क्रांतिकारी आंदोलन ही अंग्रेजी शासन पर गंभीर दबाव बना सकता है। यहाँ पे अब बिस्मिल जी के जीवन का एक बेहद
महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय है कि उनकी दोस्ती का अशफाक उल्लाह खां के साथ। अशफाक उल्लाह खां भी शाहजहाँ के ही रहने वाले थे। वे युवा थे, साहसी थे और देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत उत्साहित थे। जब उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई तो दोनों के बीच विचारों की समानता दिखाई दी। दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण मिसाल मानी जाती है। एक तरफ थे राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खां। उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन देश के प्रति उनका प्रेम एक था। उनकी दोस्ती ने यह दिखाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में धर्म से ऊपर उठकर भारतीय एक साथ खड़े हो सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर पूरा विश्वास किया और आगे चलकर यही दोस्ती काकोरी कांड तक साथ रही। यदि आपने काकोरी कांड की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। अब बात करते हैं उस संगठन की जिसने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। वर्ष 1924 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का गठन किया। इसके प्रमुख नेताओं में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेंद्र चंद चटर्जी जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। इस संगठन का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करके एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना। यह संगठन युवाओं को संगठित करने और स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था। संगठन के विचार में एक स्वतंत्र भारत की कल्पना भी शामिल थी। उनका लक्ष्य था कि भारत विदेशी शासन से मुक्त हो और भारतीयों को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार मिले। इसके लिए संगठन को मजबूत बनाना आवश्यक था। बिस्मिल इस काम में सक्रिय रूप से जुड़े थे। वे युवाओं को संगठन से जोड़ते और उनके अंदर देश के लिए त्याग की भावना पैदा करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल केवल संगठन के सदस्य नहीं थे, वे एक महत्वपूर्ण नेता और संगठनकर्ता थे। वे अलग अलग स्थानों पर जाकर क्रांतिकारी साथियों से संपर्क करते थे, नए युवाओं को संगठन से जोड़ते थे, संगठन के लिए साहित्य तैयार करते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने साथियों में विश्वास और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण वे धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। बिस्मिल जी जानते थे कि केवल संगठन बनाना पर्याप्त नहीं है, जनता और युवाओं के विचारों को बदलना भी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने लेखन और कविता का सहारा लिया। वे देशभक्ति से भरी रचनाएं लिखते थे। उनकी रचनाएं युवाओं में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना पैदा करती थी। वे साहित्य को आंदोलन का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। समय के साथ बिस्मिल जी और अशफाक जी की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते थे। उनके बीच केवल संगठन का संबंध नहीं था, वे एक दूसरे को अपना सच्चा मित्र मानते थे। काकोरी कांड के बाद जब अंग्रेज सरकार ने दोनों को गिरफ्तार किया, तब भी उनकी दोस्ती और विश्वास कायम रहा। आगे चलकर दोनों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान क्रांतिकारी की, चंद्रशेखर आज़ाद जी के। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। वे साहसी, अनुशासित और बेहद निडर थे। बिस्मिल ने उनके अंदर मजबूत क्षमता को पहचाना। धीरे धीरे आज़ाद जी भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। बिस्मिल जी और आज़ाद के बीच विश्वास का संबंध बना। आगे चलकर आज़ाद संगठन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हुए। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन पर भी मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, उनके बारे में मैंने फुल डिटेल में बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है। क्रांतिकारी संगठन के सामने भी यही समस्या थी। उन्हें साहित्य छापने, साथियों की सहायता करने और संगठन की गतिविधियों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन वे सामान्य तरीके से धन जुटा नहीं सकते थे। इस समस्या ने संगठन के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया, आखिर संगठन के लिए धन कहाँ से आए। इसी प्रश्न ने आगे चलकर काकोरी की ऐतिहासिक घटना की नींव रखी। क्रांतिकारियों ने विचार किया कि अंग्रेज सरकार का वह धन जो जनता से
करों के रूप में इकट्ठा किया जाता है, उसी का उपयोग संगठन की गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सरकारी खजाने को निशाना बनाने की योजना पर विचार किया। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, काकोरी की कार्रवाई का उद्देश्य आम यात्रियों को लूटना नहीं था, क्रांतिकारियों का लक्ष्य सरकारी खजाना था। इस योजना को लेकर बिस्मिल और उनके साथियों ने विचार विमर्श किया और आखिरकार वर्ष 1925 में यह योजना वास्तविक रूप लेने लगी। अब संगठन के सामने था एक बड़ा अभियान। इसमें कई क्रांतिकारियों ने भाग लेने की तैयारी की। राम प्रसाद बिस्मिल इस योजना के प्रमुख नेताओं में थे। उनके साथ थे अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहड़ी, रोशन सिंह और अन्य साथी। चंद्रशेखर आज़ाद भी क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर स्रोतों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। इसीलिए इतिहास को सही तरीके से समझते हुए यह कहना बेहतर है कि आज़ाद जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे, जबकि काकोरी ट्रेन कार्रवाई में शामिल प्रमुख दल में बिस्मिल जी और उनके अन्य साथी। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन अपने रास्ते पर थी। इस ट्रेन में अंग्रेज सरकार का सरकारी खजाना भी ले जाया जा रहा था। क्रांतिकारी पहले से तैयार थे। उन्हें पता था कि यह अभियान बेहद जोखिम भरा है। अगर वे पकड़े जाते तो अंग्रेज सरकार उन्हें कठोर सजा दे सकती थी, लेकिन उनके सामने अपना लक्ष्य स्पष्ट था। वे अंग्रेजी शासन को चुनौती देना चाहते थे। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई। उस दिन एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। इस ट्रेन में अंग्रेजी सरकार का सरकारी खजाना भी ले जाया। क्रांतिकारियों ने इस सरकारी धन को अपने संगठन के लिए प्राप्त करने की योजना बनाई। उनका निशाना ट्रेन में यात्रा कर रहे आम लोग नहीं थे, वे सरकारी खजाने को निशाना बनाना चाहते थे। यही बात काकोरी की घटना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने इस कार्रवाई की योजना बनाई। इस योजना में कई क्रांतिकारी शामिल थे। इनमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी, रोशन सिंह और अन्य साथी। योजना यह थी कि ट्रेन को काकोरी के पास रोक कर सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लिया जाएगा। क्रांतिकारियों को पता था कि यह काम आसान नहीं होगा। जरा सी गलती उन्हें अंग्रेज सरकार के हाथों पहुंचा सकती है। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। अब वह तारीख थी 9 अगस्त 1925। ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। क्रांतिकारी भी ट्रेन में सवार थे। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, योजना के अनुसार ट्रेन को रोक दिया गया। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने वाले हिस्से को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सरकारी धन प्राप्त करना था। उस समय सरकारी धन को एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से ट्रेन से ले जाया जाता था। क्रांतिकारियों का उद्देश्य उसी धन को अपने कब्जे में लेना था। कार्रवाई के दौरान सरकारी खजाना ट्रेन से नीचे उतरता गया। क्रांतिकारियों ने उसे अपने कब्जे में लिया और वहां से निकल गए, लेकिन इस घटना के दौरान एक यात्री की गोली लगने से मृत्यु हो गई। यह बात इतिहास में दर्ज है और काकोरी की घटना को समझते समय इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। क्रांतिकारियों का घोषित लक्ष्य सरकारी खजाना था, लेकिन घटना के दौरान हुई यह मृत्यु बाद के मुकदमे में भी महत्वपूर्ण बनी। जैसे ही अंग्रेज सरकार को इस घटना की जानकारी मिली, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। अंग्रेज सरकार के लिए यह केवल धन की चोरी नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि कुछ भारतीय युवा खुले रूप में ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहे थे। सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू की। क्रांतिकारियों के ठिकानों पर नज़र रखी जाने लगी और धीरे धीरे पुलिस कई क्रांतिकारियों तक पहुंचने लगी। काकोरी की घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। राम प्रसाद बिस्मिल भी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी और रोशन सिंह समेत कई अन्य लोग पर भी कार्रवाई हुई। अंग्रेज सरकार इस पूरे संगठन को कमज़ोर करना चाहती थी। उसका उद्देश्य था कि भविष्य में कोई दूसरा क्रांतिकारी संगठन इस तरह की चुनौती न दे सके। अशफाक उल्ला खां कुछ समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। वे दूसरे स्थानों पर जाकर छिपते रहे, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी काकोरी मामले में आरोपी बनाया गया। यह वही अशफाक थे जो बिस्मिल के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। दोनों ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। अब दोनों एक ही मुकदमे का सामना कर रहे थे। काकोरी की घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मामला अदालत में पहुंचा।
था। इसे इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार की कोशिश थी कि इन क्रांतिकारियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। मुकदमा लंबे समय तक चला। क्रांतिकारियों को जेल में रखा गया, लेकिन जेल और मुकदमे का दबाव भी उनके संकल्प को पूरी तरह तोड़ नहीं पाया। राम प्रसाद बिस्मिल ने मुकदमे का सामना किया। उनके सामने अंग्रेज सरकार थी, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनके अंदर अपने विचारों को लेकर कोई डर नहीं था। वे जानते थे कि उनका जीवन खतरे में है, फिर भी उन्होंने अपने देश के प्रति अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि कोई व्यक्ति अपने विचारों के लिए कितना दृढ़ता से खड़ा रह सकता है। काकोरी मामले में अदालत ने कई क्रांतिकारियों को अलग अलग सजाएं दी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। यह खबर पूरे देश के लिए बेहद दुखद थी, लेकिन इन क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का सम्मान और बढ़ गया। काकोरी मामले में फांसी की सज़ा पाने वाले यह 4 प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि शाहजहाँपुर के थे, और अशफाक उल्लाह खां, यह भी शाहजहाँपुर के थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी बंगाल के थे और रोशन सिंह, यह भी शाहजहाँपुर के थे। चारों ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। फांसी की तारीख: राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उसी दिन अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। इस तरह काकोरी के इन 4 महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब किसी व्यक्ति को पता हो कि उसकी ज़िंदगी के केवल कुछ दिन बचे हैं, तब उसके मन में बहुत से विचार आ सकते हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम समय में भी साहस बनाए रखा। वे अपने देश और अपने विचारों के प्रति समर्पित रहे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि देश के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य को नहीं भूलता। बिस्मिल जी की साहित्यिक पहचान की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन केवल क्रांतिकारी गतिविधियों तक सीमित नहीं था। वे एक प्रतिभाशाली लेखक और कवि भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना व्यक्त की। उनकी कविताओं में युवाओं को जागृत करने का प्रयास दिखाई देता था। वे अपनी लेखनी को भी स्वतंत्रता आंदोलन का एक माध्यम मानते थे। यह रचना आप सभी ने सुनी होगी: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यदि हम इस रचना की बात करें तो इसे बिस्मिल जी से जोड़ा जाता है। यह रचना बिस्मिल जी ने नहीं लिखी है। इसके वास्तव में मूल रचनाकार बिस्मिल अज़ीमाबादी थे, लेकिन इस रचना को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया और इसे एक व्यापक पहचान मिली। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन और लेखन के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता, साहस और आत्मसम्मान का संदेश दिया। उनका जीवन हमें बताता है कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक शब्द नहीं थे। उस समय के युवाओं के लिए स्वतंत्रता उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। बिस्मिल ने उस लक्ष्य के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो काकोरी ट्रेन एक्शन महत्वपूर्ण इसलिए था, इसका सबसे बड़ा कारण था कि इस घटना ने अंग्रेजी सरकार को दिखाया कि भारतीय क्रांतिकारी अब संगठित हो रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत के बाद उनका नाम और भी अधिक प्रसिद्ध हुआ। उनकी कविताएं और विचार युवाओं तक पहुँचे। उनके साथी और आने वाली पीढ़ी के क्रांतिकारी उनसे प्रेरित हुए। कुछ ही वर्षों बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार बिस्मिल की पीढ़ी और भगत सिंह की पीढ़ी के बीच एक वैचारिक और संगठनात्मक संबंध दिखाई देता है। आज राम प्रसाद बिस्मिल को केवल काकोरी कांड के क्रांतिकारी रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। वे क्रांतिकारी कवि, लेखक, संगठनकर्ता और देशभक्त नेता थे। उनका जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम बात करेंगे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जैसे कि आप किसी भी BA MA के छात्र हैं या किसी भी प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 11 जून 1897, जन्म स्थान शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, पिता मुरलीधर, माता मूलमती। प्रमुख संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनके प्रमुख साथी अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925, शहादत दिवस 19 दिसंबर 1927।
और स्थान गोरखपुर जेल। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी महान उद्देश्य के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं, उसके लिए साहस चाहिए, अनुशासन, त्याग चाहिए और सबसे बढ़कर अपने उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास चाहिए। बिस्मिल ने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के नाम कर दिया। उनकी दोस्ती अशफाक उल्लाह खां के साथ हमें एकता का संदेश देती है। उनका क्रांतिकारी जीवन हमें साहस का संदेश देता है। कविताएं हमें देश प्रेम का संदेश देती हैं और उनकी शहादत हमें यह याद दिलाती है कि भारत की स्वतंत्रता के पीछे अनगिनत लोगों का त्याग छिपा है। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार और उनकी देशभक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए साहस, संघर्ष और त्याग की आवश्यकता होती है। फांसी के तख्ते तक पहुंचने वाला यह क्रांतिकारी डरकर नहीं बल्कि अपने देश पर गर्व करते हुए विदा हुआ। उनकी अपनी रचना की ये पंक्तियाँ उनके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। राम प्रसाद बिस्मिल जी चले गए, लेकिन उनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। तो यह थी आज की हमारी वीडियो और राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन के बारे में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर और भी हिंदी साहित्य और शिक्षा से जुड़े सरल और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल peacestudy.online को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।